जय हिंद साथियों। सहायक कुल सचिव एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पर PYQ अवेलेबल करा रहे हैं। 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी के MCQ हम यहाँ पर देखेंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2018 फाइनल आंसर की पर बेस्ड रहेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 10 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न आपको हिंदी पैसेज के हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में, और 5 प्रश्न इंग्लिश पैसेज के। अभी भी जो करंट सिलेबस है उसमें भी यही पाठ्यक्रम यूनिट 10 में दिया गया है, तो सेम यहाँ पर भी 5 प्रश्न आपको हिंदी के और 5 प्रश्न इंग्लिश अनसीन पैसेज के मिलेंगे। तो इस तरह से आए थे प्रश्न, तो अनसीन पैसेज का हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे, एक बार विजिट वॉच कर लीजिए। और ये 5 प्रश्न इंग्लिश पैसेज के, ये ऐसा आसान प्रश्न रहेंगे जिसको आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ई कॉमर्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए तो मोबाइल कॉमर्स, हैंड टू हैंड कॉमर्स है, इनमें यह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। 2018 का पाठ्यक्रम 2022 में भी हुआ था एग्ज़ाम, और अभी 2025 के लिए इसका सिलेबस जारी किया गया है, जिसमें कि कुछ टॉपिक में आपको भिन्नता मिलेगी। 2025 जो अपडेटेड सिलेबस है, बाकी काफ़ी चीज़ें जो हैं सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पर आपको 2 PYQ कराएंगे, 2018 के और 2022 के। इससे ये प्रश्न जो आए हैं तो इनको आप अच्छे से इनको देख लेना है, क्योंकि इनसे काफ़ी प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। टैली में कंपनी का संक्षिप्त नाम सृजित करने के लिए कितने कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? इसमें 4 कैरेक्टर का। टैली के गेटवे से कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू को शिफ्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का? तो ऑल्ट F3। तो यह वाला सिलेबस हमारे अभी वाले पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है। यहाँ भी ये वाला टैली का क्वेश्चन है, फिर ये भी टैली का, ठीक। फिर है ये कंप्यूटर कौन सा उपकरण पेपर पर अंक जांचने में सक्षम है? तो OMR है। निम्न में से कौन सा फील्ड स्कैनर है? कैमकॉर्डर। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? इंकजेट। कौन सा स्थापक यंत्र नहीं है? तो कीबोर्ड। अब यहाँ से मेन हमारे 21 नंबर, ये जो पहले 10 प्रश्न 11 से नंबर लेकर 20 प्रश्न थे कंप्यूटर, अब ये हमारे जो अभी वाला सिलेबस है उसमें भी यही टॉपिक दिए गए। तो इसमें प्रश्न है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए नोडल एजेंसी है उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा या जनजाति कल्याण? तो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसका राइट आंसर। मुख्यमंत्री मेधावी, आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लें इन प्रश्नों के। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए नोडल एजेंसी तकनीकी शिक्षा विभाग। निम्न में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित नहीं? तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण, ठीक। ये जो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित नहीं है। NAAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसमें डेट भी पूछ लेगा कब पारित किया गया, जब MP का गठन हुआ। अब 1956 से याद रखिए। UGC अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1956। DLED पाठ्यक्रम की अवधि है, तो यह है 2 वर्ष। अभी 2000 जो 22 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें NEP में एक क्वेश्चन आया था जो कि B.Ed से संबंधित था। उसमें भी अवधि पूछी गई थी कि यदि कोई विद्यार्थी 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लेता है तो उसके B.Ed प्रोग्राम के लिए कितने वर्ष का कोर्स करना रहेगा उसके लिए? उसमें थे 1, 2, 3 या 4। तो उसका जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें शायद 1 वर्षीय पाठ्यक्रम, या कोई यदि PG करके B.Ed करना चाह रहा है तो उसके लिए 1 वर्षीय B.Ed प्रोग्राम का प्रावधान किया जाएगा NEP 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि
महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए नियम कौन बनाता है? तो यह बनाता बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यह भी पाठ्यक्रम में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ध्येय वाक्य ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो हरि सिंह और एमपी में है, यह है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में जो है, यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा है, तो यह है केंद्र प्रायोजित योजना। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों से बचाने के लिए असली दोस्त स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? यूनिसेफ के द्वारा। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग संबंधित है दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा से, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग से। इनफिल्नेट है, तो यह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वशासी अंतर विश्वविद्यालयीन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ पुरस्कार 2016-17 के लिए कितने प्राचार्यों को दिया गया? तो इनमें से कोई नहीं। करंट बेस्ड क्वेश्चन है कुछ। उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2017-18 के अनुसार प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या उस समय 469 थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान सभापति का नाम डॉक्टर DP से। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से कौन से पाठ्यक्रमों का अनुमोदन आवश्यक नहीं? तो BA। AICT टेक्निकल कोर्स तो BE, MBA और MTech, जबकि BA का जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन जरूरी नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अध्यक्ष का नाम है, उस समय थे डॉक्टर जयश्री मेहता। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के सभापति हैं अनीता करवाल। ये सब 2018 के समय के करंट बेस्ड क्वेश्चन है, अभी ये चेंज हो गए होंगे। मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर नवीन चंद्रा। तो हमको इनको अपडेट करके इनको शॉर्ट नोट्स इनके बना लेना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री मनन कुमार मिश्रा, अभी चेंज हो गए होंगे। राष्ट्रीय सूचना केंद्र का गठन किस वर्ष किया गया था? NIC का नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर, तो 1976 में। भारत के वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे 2018 में। अभी इसका नाम भी बदल दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। MHRD मिनिस्ट्री था पहले, अब इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का उद्देश्य है? तो आणविक अस्त्रों का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर पूछा गया। तो इसके उद्देश्य हैं शिक्षा एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए, मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता की वैश्विक सहमति, जबकि ये आणविक अस्त्रों का विस्तार करना इसका उद्देश्य नहीं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है फिलीपींस में। विश्व बैंक का और IMF का जो है वो वाशिंगटन DC में। मध्य प्रदेश में अनुदान प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों की संख्या उस समय 75 थी, अभी ये प्लस माइनस हुआ होगा इसमें। मध्य प्रदेश में वर्ष 15-16 में सकल पंजीयन अनुपात है, ये ग्रॉस एनरोलमेंट GER का क्वेश्चन है, तो 19.6 था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST का दायित्व नहीं है। तो देखिए विज्ञान से संबंधित सभी काम करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों का निर्माण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना, जैव ईंधन उत्पादन के विकास के लिए कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास करना इसका नहीं है दायित्व। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की वर्तमान परिस्थिति क्या है?
तो यह है गैर संवैधानिक निकाय। न्यायिक नियंत्रण उत्पन्न होता है विधि के शासन से। प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो प्रशासनिक नीति निर्माण द्वारा और सामयिक समीक्षा बैठकों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन संघ व राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है? तो आयकर। ब्रिटिश भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था 1772 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष ब्रिटिश भारत में जिला कलेक्टर से न्यायिक शक्तियों को पृथक कर जिला जज का नवीन पद सृजित किया गया? 1792 में। किसी अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि में से धनराशि अग्रिम दी जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासन पर कार्यपालिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी नियंत्रण का साधन है? उच्च अधिकारियों की नियुक्ति एवं विमुक्ति। प्रशासन में न्यायिक नियंत्रण का औचित्य तभी है जब विवेकाधिकार का दुरुपयोग हो, वैधानिक त्रुटि हो और क्षेत्राधिकार का अभाव हो। लोक सेवकों के भ्रष्टाचार, कुअभ्यास व दुराचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापित की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग, विशेष पुलिस संस्थापन और सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करारोपण के लिए के वितरण की योजना में संघ को सौंपे गए राजस्व का मुख्य स्रोत है? यह है कारपोरेशन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रलेख में निम्नतर न्यायालय की से मामला उच्चतर किस प्रलेख में निम्नतर न्यायालय से मामला उच्चतर क्षेत्राधिकार के न्यायालय को सौंपा जाता है? उत्प्रेषण में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। ठीक, तो इनको इसमें 2 और 3 जो हैं उनकी भारत में राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यमंत्री का अनिवार्य कार्य नहीं है या अधिकार या कार्य नहीं है? तो मंत्रियों की नियुक्ति एवं उन्हें विभागों का वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक स्तर के मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक परामर्शदात्री निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन सहभागिता का आशय यह है कि नागरिक ये चारों स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में चुनाव लड़ें, राजनीतिक दलों की बैठकों में भाग लें, सार्वजनिक बहस के जरिए लोक मांग प्रकट करें, स्थानीय निकायों में निर्णय लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग गठित किया गया है तो संसदीय विधि के उपबंधों के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना चाहने वाले अनुरोधकर्ता को सूचना प्रदान करने की नियमित समय सीमा है 40 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिमुखीकरण प्रशिक्षण का उद्देश्य है? नियुक्त किए गए व्यक्ति को उसके कार्य, नवीनकार, पर्यावरण और संगठनात्मक लक्ष्यों से परिचित कराना। राज्यपाल की निम्नलिखित विधायी शक्तियों पर विचार कीजिए तो पहला और इसमें तीसरा राइट आंसर। नेक्स्ट संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध समिति सम्मिलित किए गए अनुच्छेद 245 293। विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी
कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान का यह प्रावधान अनुच्छेद 265। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्यपाल को 1992 में यूके में पहली बार नागरिक अधिकार पत्र प्रारंभ किया गया जॉन मेजर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में ऑनलाइन शिकायत लॉन्च प्रणाली है? तो CP ग्राम। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। एक राज्य में राज्यपाल की सही संवैधानिक स्थिति है, वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। वह प्रशिक्षण जिसमें कार्मिक कार्य करके सीखता है तथा अभ्यास के जरिए प्रशासनिक कौशल अर्जित करता है कहलाता है अनौपचारिक प्रशिक्षण। भारत में सहकारी संघवाद का विचार भली भांति प्रकट होता है संघ राज्य विधायी संबंधों में। स्वीडन में जस्टिस अबुट्समैन नामक संस्था का उद्गम 1809 में। यह IMP क्वेश्चन है। UGC अधिनियम कब इसमें आया था? उस बार UGC अधिनियम 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रथम बार प्रकाशित हुआ 23 अप्रैल 1973। इसकी डेट याद रखनी है। मानद उपाधियों तथा विद्या संबंधी अन्य अकादमिक विशिष्टताओं के प्रत्याहरण का प्रावधान है परिनियम में। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी सभा का सदस्य नहीं होता? तो विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी। सभा का सम्मेलन होगा एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार। विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा कार्य परिषद द्वारा। प्रशासनिक लिपिक वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करने की शक्ति कार्य परिषद को है, किंतु पूर्व मंजूरी लेनी होगी तो राज्य सरकार की। कुल सचिव नियुक्त किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो कुलाधि सचिव विश्वविद्यालय का वैतनिक अधिकारी है, कुल सचिव से संबंधित है। विश्वविद्यालय पत्राचार के माध्यम से शिक्षण देने की व्यवस्था राज्य सरकार की अनुमति बिना नहीं करेगा। तो यह कथन जो है सत्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मुख्यतः जुड़ा है B.Ed पाठ्यक्रम से। सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमति लेना अनिवार्य है इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कब स्थापित हुआ? तो 2009 में सागर विश्वविद्यालय के नाम से 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम है तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल। विद्या परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं होता? कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 5 प्राध्यापक। विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा विश्वविद्यालय का कुलपति। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या तो 7 है। कार्य परिषद बजट अनुदान की रकम को कम कर सकती है, इसमें आ जाएगा हाँ। निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं, ये डॉक्टर अखिलेश पांडे, अभी ये चेंज हो गए होंगे। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं संबंधित महाविद्यालयों में रैगिंग की प्रथा को रोकने के लिए किस परिनियम में प्रावधान है? तो परिनियम 40। ऑटोनोमस कॉलेज संबंधी प्रावधान परिनियम में है, तो इनमें से कोई नहीं। किस अधिनियम में कॉन्ट्रैक्ट टीचर स्व वित्तीय योजना नियुक्ति का प्रावधान है?
तो ऑर्डिनेंस 4C में जीवाजी विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? तो विदिशा नहीं आता। ग्वालियर के आसपास ये जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में, तो शिवपुरी, गुना, दतिया। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो इसमें मध्य प्रदेश के सभी जिले। मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? अभी यह बदल चुके हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो यह है ग्वालियर में। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो यह है जबलपुर। अकादमिक स्टाफ कॉलेज मध्य प्रदेश के किन विश्वविद्यालयों के जोड़ों से संबंधित? तो RDBB और देवी अहिल्याबाई। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज इन मध्य प्रदेश आर गवर्न फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिवर्सिटी। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अध्याय 5 किससे संबंधित है? तो वित्त से। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार समन्वय समिति अध्यक्ष कुलाधिपति। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का अध्याय 9 किससे संबंधित है? शिक्षक पद पर नियुक्ति। विश्वविद्यालय का वित्त किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वित्त विभाग के द्वारा। बोर्ड ऑफ स्टडीज किसके लिए बनाया गया? पाठ्यक्रम निर्माण। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय के मुख्यालय में नगर निगम के महापौर या अध्यक्ष किसके सदस्य हैं? महासभा। विश्वविद्यालय में शिक्षक पद की नियुक्ति के लिए चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? कुलपति। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सेक्शन 17(1) के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? डीन। स्टूडेंट वेलफेयर। विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित वर्ष के लिए बजट व्यय किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? कार्य परिषद। कोर्ट के लिए कोरम सदस्यों का होगा 25। बजट खाली स्थान के लिए तैयार किया जाता है निश्चित अवधि। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का स्थापना वर्ष है 1957। वित्तीय प्रशासन के लिए कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के निम्न सदन के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 6 वर्ष के लिए। लेखा परीक्षण की प्रवृत्ति है विश्लेषणात्मक। भारत में लेखांकन और लेखा परीक्षा का पृथक्करण किस वर्ष में किया गया? 1976 में। भारत में निष्पादन बजट का प्रारंभ किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। पहली बार वित्त मंत्री द्वारा संसद में आउटकम बजट प्रस्तुत किया गया तो 25 अगस्त 2005 को। शून्य आधारित बजट भारत में लागू किया गया। श्री VP सिंह द्वारा संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व है आर्थिक मामलों का विभाग। इसमें कथन और कारण दिए गए। कथन में राज्यसभा में बजट, लोकसभा में वित्त मंत्री के बजट भाषण के अंत में रखा जाता है। लोकसभा में बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर रखा जाता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन की सही व्याख्या कारण नहीं कर रहा। भारत में लेखा पद्धति के कितने चरण होते हैं? 4। लेखा अनुदान प्रावधान नियमित सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट एक कार्यवाहक सरकार के द्वारा उपयोग किए जाने का प्रावधान है। लेखा अनुदान केवल सरकार के बजट में व्यय से निपटता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें द्वितीय कथन शब्द है। इसमें जो है बिल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सहमति के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में केवल 3-5 सही है। भारतीय संसद लोक वित्त पर अपना नियंत्रण लागू करती है। लोक लेखा समिति द्वारा अनुदान की मांग कौन कर सकता है? कार्यपालिका। लेखा अनुदान कब पारित किया गया? आम बहस के बाद। भारत की संचित निधि से भुगतान का प्राधिकार किससे मिलता है? विनियोग विधेयक से। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक किसे कहा जा सकता है? जेम्स विल्सन। बजट शब्द का किस वर्ष में प्रकाश में आया? 1733। वित्तीय शक्ति का स्रोत है व्यवस्थापिका। भारत में बजट विधिवत कब प्रारंभ किया गया? 18 फरवरी 1860।
ऐसे तथ्य जो खातों के रिकॉर्ड में शामिल होते हैं उन्हें कहते हैं लेन देन, ट्रांजैक्शन। स्थानीय वरिष्ठ अंकेक्षक के कौन से कार्य महत्वपूर्ण है? तो इनमें से सभी। ठीक, तो यहाँ पर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उत्तरदायी है संसद के प्रति। यह प्रश्न क्लियर नहीं है, इससे पहले वाला। बजट शब्द उत्पन्न हुआ है फ्रेंच भाषा से। और सभी उद्यम, लास्ट क्वेश्चन है, सभी उद्यम अथवा संगठन वित्त पर निर्भर करते हैं, ये किसका कथन है? तो कौटिल्य। इसमें कुछ जैसे बजट वाले और ये वाले प्रश्न जो हैं तो अपडेटेड सिलेबस में शायद यह प्रश्न नहीं होंगे, इसलिए हमने उनको जल्दी डिस्कस किया है। बाकी काफ़ी प्रश्न अभी भी सिलेबस में यूनिवर्सिटी वाले यूजीसी से संबंधित, तो उनको हमने डिस्कस किया है। 18 का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का यह प्रश्न पत्र था जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 का, क्योंकि अभी के सिलेबस पर ही आधारित है पूरा लगभग, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम यूनिट वाइज यहाँ पर आपको टॉपिक कवर कराएंगे। थैंक यू।